कल उससे मुलाकात हुई, लब चुप रहे, आँखों ही आँखों में बात हुई। कैसा था वह मिलन कि ओंठ सब कुछ बोल कर भी चुप थे और आँखें भरी होने के बाद भी बोल रही थी। मुंह पर बंधा था मास्क, हाथों में दस्ताने थे, सदियों के दोस्त हम बन बैठे बेगाने थे। दिल मचल कर कह रहा था, थाम ले हाथों को हाथों में अपने और लपक कर मिल जा गले। जमा दे धौल पीठ पर और बोल, कहाँ था इतने दिन तक पर कुछ न कर सका। आँखों से तकता रहा अश्क, एक एक कर बहता रहा। एक नया रिश्ता आज जन्म ले रहा था। आँखों से मास्क तक आंसू वहाँ से आते रहे, यहाँ पर समाते रहे। ये बहुचर्चित पंक्तियाँ और रेखा चित्र है सुप्रसिद्ध कवियत्री, रेखा चित्रकार, कलाकार श्रीमती अनीता सक्सेना की। अनीता सक्सेना जी का जन्म 7 नवंबर सन 1956 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। प्राथमिक से महाविद्यालयीन शिक्षा ग्वालियर में ही संपन्न हुई। चित्रकला में स्नातकोत्तर उपाधि कमला राजा गर्ल्स कॉलेज ग्वालियर से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर महाविद्यालय में श्रीमती सक्सेना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ग्वालियर फाइन आर्ट्स कॉलेज से इन्होंने त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्राप्त। श्रीमती सक्सेना चित्रकला में पारंगत तो हैं ही, इसके साथ क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज की सुप्रसिद्ध खिलाड़ी भी हैं। देश की प्रथम महिला क्रिकेट चैंपियनशिप में अनीता जी ने सन 1975 में जीवाजी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था और कीर्तिमान स्थापित किया। कला जगत में इन्होंने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सन 1977 में सेवाग्राम वर्धा में इनकी प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर सुशीला नैयर जी ने किया। इसके बाद निरंतर कला प्रदर्शनियों की धूम मच गई। बिलासपुर, सिंगरौली, भोपाल आदि बड़े बड़े महानगरों में कला प्रदर्शनियों का आयोजन हुआ। कला साधना के साथ साथ साहित्य सृजन कर माँ सरस्वती के भवन को भरने का प्रणम्य प्रयास किया है श्रीमती अनीता सक्सेना जी ने। इनके कविता संग्रह हैं स्वांतः सुखाय और दूसरा है भोर विभोर। लोक कला पर केंद्रित ग्रंथ जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, मालवा की लोक कला माडना और यूनिसेफ का योगदान और यात्रा वृत्तांत। आपने अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। सर्जना जो मध्य प्रदेश लेखिका संघ की सुप्रतिष्ठित पत्रिका है, उसका संपादन अनीता सक्सेना जी ने किया है और अक्षरा की अतिथि संपादक रही हैं। साथ ही अनेक पुस्तकों का भी संपादन आपने किया है। अनीता जी की रचनाएं सुप्रसिद्ध पत्रिकाएं जैसे नवनीत, वीणा, साक्षात्कार, अक्षरा, बस्तर पाती, समरलोक आदि में समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। आप अनेक अलंकरणों से अलंकृत हैं। यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्ड फंड रेजिंग कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा स्टार वॉलंटियर पुरस्कार आपको प्राप्त। कालिदास अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा युवा चित्रकार के रूप में आपका सम्मान हुआ। साहित्य अकादमी संस्कृति परिषद मध्य प्रदेश का वर्ष 2009 का दुष्यंत कुमार स्मृति प्रादेशिक पुरस्कार
स्वांतः सुखाय ग्रंथ पर आपको प्राप्त हुआ। वर्ष 2016 का अखिल भारतीय पंडित भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार जो भोर विभोर ग्रंथ पर आपको प्राप्त हुआ था, सन 2016 का दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय द्वारा डॉक्टर सुषमा तिवारी स्मृति सम्मान आपको प्रदान किया गया। सन 2017 में कादंबरी एवं न्यू लक्ष्य पुस्तक उत्सव द्वारा आपको समाज सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रभास साहित्य परिषद द्वारा उत्कृष्ट रचना कर्म के लिए सरस्वती प्रभा सम्मान से आप नवाजी गए। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति मध्य प्रदेश द्वारा 2018 में आपको सम्मानित किया गया। इस प्रकार से श्रीमती अनीता सक्सेना अनेक अलंकरणों से सुशोभित हैं और आज भी वे लगन, निष्ठा, कर्मठता के साथ अपने कार्य में निरंतर लगी हुई है। श्रीमती अनीता सक्सेना केंद्रीय विद्यालय एवं डीएवी पब्लिक स्कूल में अध्यापन कार्य कर चुकी हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश लेखिका संघ की प्रांताध्यक्ष हैं। महिलाओं के उत्थान और लोक कला संरक्षण के लिए अनेक योजनाओं पर आप कार्य कर रही हैं। टेलीविज़न और आकाशवाणी के कार्यक्रम में कहानी, कविता और रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत के माध्यम से आप सक्रिय हैं। आपने देश विदेश में कई जगहों पर यात्राएं की हैं। आपके यात्रा वृत्तांत विभिन्न स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। अनीता सक्सेना जी के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपकी भाषा खड़ी बोली, सहज, सरल और बोधगम्य है। आपकी शैली प्रांजल और प्रभावशाली है। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में श्रीमती अनीता सक्सेना का बहुचर्चित यात्रा वृत्तांत मेघालय का एक गांव माय निलोंग है। आज हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम यह समझ लें कि यात्रा वृत्तांत क्या है। वास्तव में हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत एक आधुनिक गद्य विधा के रूप में स्वीकृत है। जब सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास भावना से प्रेरित होकर यात्रा की जाती है और उसकी मुक्त भाव से अभिव्यक्त की जाती है, उसे यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत का जो उद्देश्य है, लेखक के रमणीय अनुभवों को हूबहू पाठक तक प्रेषित करना होता है, जिसके माध्यम से पाठक उस अनुभव को आत्मसात कर सकें, उसे अनुभव कर सकें। यात्रा वृत्तांत में कहानी की सी रोचकता और नाटक सा आकर्षण देखा जा सकता है। बच्चों, यात्रा करना मानव की मूल प्रवृत्ति है। मानव के विकास की यात्रा में यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव अपने जीवन में कहीं न कहीं की यात्रा आवश्यक रूप से करता है, परंतु जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, वो उस यात्रा को साहित्यिक रूप देकर पाठकों के ज्ञान की वृद्धि करते हैं। लेखक अपने यात्रा वर्णन में यात्रा करने वाले स्थान की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक रचना, समाज और लोगों के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, स्थानीय भाषा, आगंतुकों के प्रति उनकी सोच व विचारों को अपने साहित्य में स्थान देता है। वास्तव में यात्रा वृत्तांत लेखक जो होता है, यात्रा वृत्तांत को लिखने वाला जो लेखक होता है, राह की कठिनाइयों में आनंद की अनुभूति करता है। हिंदी के यात्रा वृत्तांत लेखक मोहन राकेश जी का कहना है कि यात्रा व्यक्ति को तटस्थ नजरिया देती है, जो हमें दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलती। एक नए वातावरण में जाकर व्यक्ति कुंठा मुक्त हो जाता है। अपने निकट वातावरण के दबाव से मुक्त होकर
नए स्थानों, नए लोगों से संबंध स्थापित करता है। किसी दृश्य का मूर्तिकरण करना चित्रात्मकता या बिंबधर्मिता है। लेखक द्वारा यात्रा स्थल का वर्णन इस प्रकार करना कि पढ़ते समय दृश्य आँखों के समक्ष जीवंत हो जाए। बिंब निर्माण करना किसी यात्रा लेखक की सबसे बड़ी सफलता है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने वालों में श्रीमती अनीता सक्सेना के अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यदेव परिव्राजक, कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, मोहन राकेश, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, भगवत शरण उपाध्याय, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि के नाम बहुत आदर के साथ लिए जाते हैं। बच्चों, आपकी समझ में आ गया है कि यात्रा वृत्तांत क्या है, उसकी क्या महत्ता है। अब आइए देखते हैं मेघालय का एक गांव माय लिनोंग। श्रीमती अनीता सक्सेना जी कहती हैं कि अभी मुझे मेघालय जाने का मौका मिला। मेघालय, बच्चों, मेघालय यानी बादलों का घर, मेघ धन आलय बराबर मेघालय, जहाँ की राजधानी शिलांग है। वहाँ पहुँचकर लेखिका कहती हैं कि मुझे पता चला कि शिलांग से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा है एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाने वाला माय लिनोंग है और मैंने वहाँ जाने का मन बना लिया। लेखिका की यात्रा शुरू हुई। जल्द ही वे पहाड़ों के ऊपर थीं। कहीं पहाड़ी झरने गिर रहे थे, कहीं घने जंगल थे। लेखिका कहती हैं कि मैंने देखा कि लोगों ने बांस को आधा काट कर उसकी नाली बना दी है और इससे पहाड़ से तेज धार में गिरने वाले पानी को उसका सहारा मिल गया था। आसमान में रुई के फाहों जैसे बादल उड़ रहे थे। पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमारी कार के कांच पर नन्ही नन्ही बूंदें दिखने लगीं। मैंने कहा, बारिश आ गई। गोविंद कार रोककर बोला, नहीं मैडम जी, यह बारिश नहीं, बादल है, आप बाहर निकलकर देख लीजिए। और सच में बाहर बिल्कुल बारिश नहीं थी। कार के ऊपर से बूंद बूंद मिलकर पानी की ढाल बहने लगी थी, लेकिन ऐसे बाहर हाथ फैलाओ तो कुछ हाथ नहीं आता था। अद्भुत नज़ारा था। चारों तरफ सफ़ेद बादलों का समंदर लहरा रहा था। जहां हम खड़े थे वहां से 10 मीटर की दूरी पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सड़क से गुजरती सारी गाड़ियों ने अपनी इमरजेंसी लाइट जलाई हुई थी। सामने से गाड़ियां आ रही थीं। सभी बहुत धीमे धीमे एक के पीछे एक चल रही थीं ताकि कोई दुर्घटना न घट जाए। पहाड़ी रास्ता था, एक तरफ हजारों मीटर खाई तो दूसरी तरफ पहाड़। लेखिका अनीता सक्सेना जी कहती हैं कि धुंध में रास्ता कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। छोटी सी जगह पर गोविंद ने गाड़ी रोककर एक टैक्सी वाले से द्वाकी का रास्ता पूछा। द्वाकी मुख्य सड़क पर बसा एक छोटा सा शहर है। टैक्सी वाला बोला, मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। सारी बातचीत गोविंद के माध्यम से असमी में हो ही रही थी। हिंदी यहाँ कम ही बोलते हैं। धुंध में हम उनके पीछे पीछे चल दिए। आगे जाकर पोंटोंग नाम की एक जगह आई जहाँ से एक रास्ता द्वाकी को जा रहा था और दूसरा माय लिनोंग। वहाँ उस सूमो के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कांच खोलकर इशारा किया कि इस तरफ चले जाइए। हमारी गाड़ी वहाँ से 18 किलोमीटर दूर माय लिनोंग की तरफ बढ़ चली। माय लिनोंग में हमारा गाइड हेनरी बना। हेनरी यहाँ घूमने आए लोगों को गांव दिखाने और उसके रहने खाने की व्यवस्था का काम करता था। अंग्रेजी और खासी 2 भाषाएं बहुत अच्छी तरह से वो जानता था। हेनरी सबसे पहले हमें ट्री हाउस और बांस के कॉटेज दिखाने ले चला।
बहुत खूबसूरत थे। उन्हें हेनरी के पिता ने बनाया था। ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ा गया था और उसके ऊपर मचान जैसा घर बना था। नीचे बांसों की सीढ़ी से एक घुमावदार रास्ता बना था। सारा काम बांस का ही था। यहाँ तक कि बांधने के लिए भी बांस की ही पतली छालें इस्तेमाल की गई थी। मैं ट्री हाउस में एकदम ऊपर तक चढ़ गई। ट्री हाउस की छत से दूर तक एक समंदर दिखा। यह बांग्लादेश में आई बाढ़ का पानी है। बांग्लादेश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। लोग पैदल ही वहाँ आना जाना कर सकते। हम लोग लाइव रूट ब्रिज के रास्ते की ओर चल दिए। गांव के अंदर से नीचे जंगल की तरफ उतरना था हमें। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जब खड़ी चट्टानों से उतरना पड़ा तो फिसलने की चिंता हुई। मुझे यह ख्याल बार बार सताने लगा कि चढ़ते समय क्या हाल होगा। खैर, हम धीरे धीरे नीचे उतरते गए। कहीं कहीं पर पक्की सीढ़ियाँ बनी थीं। चारों तरफ घना जंगल था। हमारे सिवा और कोई नहीं दिख रहा था। शायद कम ही लोग आते जाते होंगे ऐसे घने जंगलों में। नदी के तेज बहाव की आवाज़ आ रही थी। जल्द ही रूट ब्रिज हमें दिखाई दे गया। अद्भुत दृश्य था। नीचे तेज बहती बां थिलोंग नदी और उससे ऊपर लाइट रूट ब्रिज रबर के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया था। ऐसी जड़ें जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी। पुल अच्छा खासा चौड़ा था। उस पर बीच में मिट्टी बिछी हुई थी और गोल गोल पत्थर रखे हुए थे। हेनरी ने बताया कि यह पुल बहुत मजबूत है। 30 लोग भी खड़े हो जाएं तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। हम लोग पुल पार कर उसके दूसरी तरफ पहुँचे। वहाँ दूसरे गांव जाने के लिए पहाड़ काट कर सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। हम लोगों ने चारों तरफ से पुल का मुआयना किया। देखा, समझा, ठोका, पीटा, कहीं कमज़ोर तो नहीं है। हर तरफ से वह और ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। यह कुदरत नहीं, इंसान का करिश्मा। इस बीच हम हेनरी के पिता से मिले। मैंने उनको अभिवादन किया तो उनके चेहरे की झुर्रियों के बीच एक भोली सी मुस्कान छा गई। उनकी उम्र करीब 60-62 होगी। वे सिर्फ खासी भाषा जानते थे, जो वहाँ की लोक भाषा है। हेनरी हमारा दुभाषिया बना। दुभाषिया माने 2 भाषाओं का ज्ञाता हो जो अनुवाद करके हमको बता सके। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? वे कुछ बोलते इससे पहले हेनरी बोल पड़ा, दिसंबर। हाँ मैडम जी, इनका नाम दिसंबर और मेरी माँ का नाम फेस्टिवल है। यहाँ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। आपको गांव में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसे नाम भी मिल जाएंगे। जो नाम सुने जाते हैं वही रख दिए जाते हैं। यहाँ महीनों के नाम पर, सप्ताह के दिनों के नाम पर भी लोगों के नाम है। जैसे अपने यहाँ बुधवार को पैदा हुआ तो बुधरू और मंगलवार को पैदा हुआ तो मंगलू। दिसंबर जी से मेरी बात शुरू हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दादा से इस पुल के बारे में सुना था। खासी जनजात के लोगों का मकसद ऐसे पुल नोबेत गांव से रिवाई गांव को जोड़ना है। पुल बनाने की इस परंपरा को एक विशेष जनजात के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। आज वे कहाँ पुल बना रहे होंगे कोई नहीं जानता। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं। लाइव रूट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबर के पौधों को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है। जब पौधे बड़े होने लगते हैं और उनकी हवाई जड़ें, जिन्हें हम सपोर्टिंग रूट्स कहते हैं, बाहर लटकने लगती हैं, तब उनको बांसों से चोटी की तरफ गूंजते चलते हैं। यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, न एक ही महीने का, क्योंकि जीवित पेड़ों की जड़ें तब तक बढ़ नहीं जाती
जब तक उन्हें बांधा नहीं जा सकता। रस्सी की तरह बढ़ती ये जड़ें चिपकती जाती हैं, एक दूसरे को बांधती जाती हैं, धीरे धीरे बांसों की जगह बदलती जाती है। हमने जो पुल देखा वह करीब 300 साल पुराना है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ऐसे पुल और कहाँ हैं, मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि चेरापूंजी के पास डबल डेकर पुल है, यानी एक पुल के ऊपर एक और पुल। बच्चों, चेरापूंजी वही स्थल है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। अचानक मुझे ट्री हाउस याद आया। मैंने उनसे इशारे में कहा कि आपने बहुत ही सुंदर घर बनाया है, तो वे मुस्करा उठे। कितने दिन लगे इसे बनाने में, मैंने पूछा। हेनरी ने बताया 2 महीने। मैंने पूछा, आपने ट्री हाउस के सहारे के लिए बड़े बड़े पेड़ों के तने लगाए हैं, वे किस पेड़ के हैं? बोले, कटहल के। दिसंबर जी से बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। बाहर अंधेरा हो गया, बारिश भी हो रही थी। वैसे भी यहाँ रात जल्दी हो जाती है। हेनरी ने जब कहा कि आप खाना खाकर सो जाइए तो हम फौरन मान गए। हम थक भी बहुत गए थे। हेनरी की बहन सारा ने बहुत स्वादिष्ट दाल, चावल, परवल की सब्जी बनाई थी। उसे खाकर हम लोग गहरी नींद में सो गए। सारी रात बारिश होती रही। वहाँ होती ही है बारिश। सुबह उठे तो बिजली गायब थी। बाहर बादलों ने हमें चारों ओर से घेरा हुआ था। अच्छा हुआ जो कल हम रूट ब्रिज देख आए थे। आज तो जाना ही संभव नहीं होता, आज तो जा ही नहीं पाता। क्योंकि बारिश बहुत तेज होती है, इसलिए हरियाली ज़्यादा और धूल कम है। यहाँ खास तौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेज पत्ता, बांस, फूल झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केला आदि के पेड़ मिलते हैं। यहाँ मैंने पिचर प्लांट भी देखा। छोटे छोटे कीड़े जब उसके पास पहुँचते हैं तो वह झट से ढक्कन बंद कर लेता है। जब वे कीड़े मर जाते हैं तो उनको खा जाता है। घने जंगल और पहाड़ों के बीच में बसा होने के कारण मोय लिनोंग किसी भी कमी का एहसास नहीं कराता। यहाँ लोग पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते। हेनरी ने बताया कि मोय लिनोंग में 94 परिवार बसे हुए हैं। यहाँ कुल 506 लोग रहते हैं। साक्षरता की दर यहाँ 100% है। गांव में 2 स्कूल हैं, एक खासी और एक अंग्रेजी माध्यम का। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए बच्चे शिलांग जाते हैं। यहाँ के लोग खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं। चूँकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए चूल्हे के ऊपर बने एक झूले में लकड़ियाँ सूखने के लिए रख दी जाती हैं। गर्म धुएं से लकड़ियाँ सूख जाती हैं। इनका कपड़े सुखाने का तरीका भी बड़ा निराला है। इन्होंने बांस का एक बड़ा सा पिंजरा बनाया हुआ है, जिसके नीचे कोयले के जलते हुए अंगारे रख दिए जाते हैं और ऊपर कपड़े फैला दिए जाते हैं। हल्की गर्मी के ताप से कपड़े सूख जाते हैं। आगे श्रीमती सक्सेना कहती हैं कि मोय लिनोंग में एक छोटी सी दुकान है जो साबुन, मोमबत्ती, माचिस वगैरह छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करती है। मोय लिनोंग से 2 टैक्सियाँ हर रोज़ सुबह शिलांग जाती हैं और शाम को वापस आती हैं। यहाँ के लोग आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियाँ तथा खाने पीने का हर सामान शिलांग से ही मंगाते हैं। यहाँ सब्जी, अनाज कुछ भी पैदा नहीं होता। हाँ, मछली, सूअर, मुर्गियाँ जरूर पाली जाती हैं। हेनरी ने बताया कि शिलांग से मोय लिनोंग के बीच सड़क बने 12 साल हुए हैं। इसके पहले आना जाना बहुत कठिन था। गांव के मुखिया को सभी हेडमैन कहते हैं। उन्होंने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए नियमों को जगह जगह लगा रखा है, जिसका सभी गांव वाले पालन करते हैं।
रूट ब्रिज के रास्ते में सक्सेना कहती हैं कि मैंने बड़े बच्चों को एक रोचक खेल खेलते देखा। केले के एक तने को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था और दूर एक रेखा खिंची हुई थी, जिसके पीछे खड़े होकर वे नुकीले तीर से उस तने को भेदने की कोशिश कर रहे थे। आसपास खड़े बच्चे निशाना लगाने पर तालियां बजा रहे थे। हम इस अनूठी जगह के लिए मन ही मन तालियां बजाते हुए आगे बढ़ गए। तो बच्चों, इस तरह से श्रीमती अनीता सक्सेना जी का यात्रा वृत्तांत आपके समक्ष रखा। आपकी समझ में आ गया होगा कि मॉय लिनोंग गांव जो है कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि मॉय लिनोंग गांव में बने घरों व कॉटेज की विशेषताएं क्या क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि मॉय लिनोंग गांव में बने ट्री हाउस और बांस के कॉटेज बेहद खूबसूरत हैं। ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ा गया था और उसके ऊपर मचान जैसा घर बना था। नीचे बांसों की सीढ़ी से एक घुमावदार रास्ता बना था। सारा काम बांस का ही था। यहाँ तक कि बांधने के लिए भी बांस की ही पतली छालें इस्तेमाल की गई थी। इन घरों की मजबूती भी बहुत होती है और ये घर और कॉटेज रैन बसेरा का समुचित माध्यम है। पहाड़ पर चढ़ते हुए दृश्य को लेखिका ने अद्भुत क्यों कहा? वास्तव में पहाड़ पर चढ़ने का एक अद्भुत नज़ारा था। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों मीटर गहरी खाई। अद्भुत नज़ारा था यहाँ प्रकृति का। बहुत ऊंचे ऊंचे तुंग वृक्षों की कतारें बरबस ही आदमी का मन मोह लेती हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य अन्यत्र दुर्लभ है। झरनों के बहने की कलकल मधुर ध्वनि भला हमें आकर्षित क्यों न करे, इसीलिए लेखिका ने उसे अद्भुत कहा है। गांव के पुल का नाम लाइव रूट ब्रिज ही क्यों रखा गया होगा? सोचो, रबर के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़ जोड़कर यह पुल बनाया गया था। ऐसी जड़ें जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थीं और बीच में गोल गोल पत्थर रखे हुए थे। बहुत मजबूत और टिकाऊ होने के कारण इस ब्रिज को लाइव रूट ब्रिज का नाम दिया गया था। अब बच्चों, एक प्रश्न बनता है, यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, न ही एक महीने का। लाइव रूट ब्रिज के बारे में लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? वास्तव में श्रीमती अनीता सक्सेना जी ने बताया कि मॉय लिनोंग में पुल बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। यहाँ एक विशेष जनजाति के लोगों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा। यह कोई एक दिन या महीने का काम नहीं होता, बल्कि इसे निर्मित करने में वर्षों की कड़ी मेहनत होती है। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं। लाइव रूट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबर के पौधों को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है, तब जाकर के ये लाइव रूट ब्रिज बनता है। एक और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मॉय लिनोंग में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और स्थानीय लोग इनका किस तरह से उपयोग करते हैं। अब चूंकि मॉय लिनोंग में बारिश बहुत तेज होती है, इसलिए यहाँ हरियाली अधिक और धूल कम है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। यहाँ खास तौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेज पत्ता, बांस, फूल झाड़ू, कटहल, लीची, अनन्नास, संतरा, केला आदि के पेड़ लगाए जाते हैं। यहाँ से लोग इनका प्रयोग घर में पोषण के लिए तो करते ही हैं, लेकिन इनका प्रयोग अधिकतर दवाइयाँ और औषधि बनाने में भी किया जाता है। मॉय लिनोंग को एशिया और भारत का स्वच्छ गांव घोषित किया गया। ऐसी कौन सी विशेष बातें थीं जिनके कारण यह सम्मान प्राप्त हुआ? वास्तव में ट्रैवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया द्वारा सन 2003 में मॉय लिनोंग को
एशियाज क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि दी गई। इसके बाद 2005 में इसे भारत का सबसे साफ सुथरा गांव घोषित किया गया। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियाँ लगाई गई हैं। इनमें इकट्ठे हुए कचरे से फिर खाद बनाई जाती है। आम जनता के लिए सड़क किनारे साफ सुथरे शौचालय हैं। बच्चों, मॉय लिनोंग में कटहल के बड़े तनों पर ट्री हाउस बनाए जाते हैं तथा रबर के पेड़ों की जड़ों से ब्रिज और बांस के पेड़ों से घर की नालियाँ, दीवारें आज बनाई जाती हैं। यदि यही सब कुछ हमारे यहाँ बनाया जाए तो कौन कौन से पेड़ों का उपयोग किया जाएगा और क्यों? आइए देखते हैं इसको। जैसे ट्री हाउस, अब ट्री हाउस के लिए कटहल उपयुक्त होगा। ये लंबे और मजबूत होते हैं। घर की दीवारें ये बांस की बनाई जाती हैं और बांस मजबूत और टिकाऊ होता है, आपने देखा भी है। और घरों की छतें हमारे यहाँ बांस से बनती हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। और ब्रिज बनाना हो तब रबर और बांस आदि का प्रयोग किया जा सकता है। श्रीमती अनीता सक्सेना जी ने मॉय लिनोंग के संबंध में बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दी अपने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से। बच्चों, आप जब कहीं यात्रा पर जाते हैं तो इस तरह से यात्रा वृत्तांत आप भी लिख सकते हैं। कहीं आप जाएं तो प्रयास करें कि किस तरह से यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है। इस पाठ को रखने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आप भी इस तरह से लिखने की आदत डालें और लिखें।